बैंक, ब्याज और महंगाई, ये 3 शब्द मतलब हम रोज सुनते हैं इनके बारे में, है ना? बिल्कुल, अखबारों में, टीवी पर, हर जगह। लेकिन क्या हम वाकई समझते हैं कि ये तीनों एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं? इनका आपस में रिश्ता क्या है? और यही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, आज हम इन्हीं उलझे हुए धागों को सुलझाने वाले हैं। हमारी पड़ताल एक छोटे से कस्बे की कहानी से शुरू होगी और वहां से हम इन बड़ी बड़ी आर्थिक बातों को समझेंगे। आज का मिशन बस इतना है कि ये शब्द हमारी बचत और जिंदगी पर कैसे असर डालते हैं, ये साफ हो जाए। एक तरह से ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, बल्कि भरोसे और तरक्की की है। सही कहा। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। जी। सोचिए, एक ऐसा कस्बा जहाँ कोई बैंक नहीं है। लोग अपनी कमाई कहाँ रखते होंगे? घर में ही, कोई मिट्टी के घड़े में या शायद बिस्तर के नीचे। हाँ, किसी पुरानी संदूकची में। उन्हें लगता था कि पैसा सुरक्षित है, लेकिन असल में 2 बड़ी दिक्कतें थीं। एक तो चोरी का डर हमेशा, और दूसरा वो पैसा एक तरह से मर चुका था, वो बढ़ नहीं रहा था, बस पड़ा हुआ था। और यहीं से बैंक की जरूरत महसूस हुई। बैंक का जो आइडिया है वो बहुत ही सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली है। ये एक सामूहिक वादा है कि आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। न सिर्फ सुरक्षित, बल्कि उस पर आपको एक छोटा सा इनाम भी मिलेगा, जिसे हम ब्याज कहते हैं। तो इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। हाँ बिल्कुल। मान लीजिए कस्बे में रमेश नाम का एक किसान है। ठीक है। उसने फसल बेचकर 10,000 रुपए कमाए और वो पैसे बैंक में जमा कर दिए। बैंक ने वादा किया कि हम आपका पैसा रखेंगे और 1 साल बाद आपको 10,500 रुपए लौटाएंगे, यानी 500 रुपए का ब्याज। बिल्कुल। अब उसी कस्बे में एक और इंसान है, सुनीता। वो अपनी छोटी सी कपड़े की दुकान को बड़ा करना चाहती है। उसे पैसों की जरूरत है। हाँ, तो वो बैंक के पास जाती है और बैंक सुनीता को रमेश वाले ही 10,000 रुपए उधार दे देता है और कहता है कि तुम अपना व्यापार बढ़ाओ और 1 साल बाद हमें 11,000 रुपए लौटा देना। यहाँ का गणित बहुत सीधा है। हाँ, साल के आखिर में सुनीता की दुकान अच्छी चल पड़ती है और वो बैंक को 11,000 रुपए लौटा देती है। अब बैंक के पास 1,000 रुपए का मुनाफा आया। उस 1,000 में से बैंक 500 रुपए रमेश को देता है ब्याज के तौर पर, जैसा वादा किया था। और बाकी 500 रुपए बैंक अपने खर्च के लिए, मतलब कर्मचारियों की तनख्वाह और अपने मुनाफे के लिए रख लेता है। देखिए यहाँ हुआ क्या, एक ही पैसे ने 3 लोगों का भला कर दिया। हाँ, रमेश का पैसा सुरक्षित रहा और बढ़ा भी, सुनीता का व्यापार बढ़ गया और बैंक ने भी कुछ कमाया। और सबसे जरूरी बात, बैंक ने कोई नया पैसा नहीं छापा। सही, उसने बस रमेश के पैसे को सुनीता के सपने को पूरा करने में लगा दिया। यही तो इसकी खूबसूरती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बैंक पैसा पैदा नहीं करता, वो बस जो पैसा लोगों के पास है उससे सही जगह इस्तेमाल कराकर उसकी कीमत बढ़ाता है। तो बैंक पैसे का सिर्फ लॉकर नहीं, बल्कि एक मैनेजर है। बिल्कुल, एक ऐसा मैनेजर जो अर्थव्यवस्था में गति लाता है। लेकिन ये मैनेजर सिर्फ पैसे को एक हाथ से लेकर दूसरे हाथ में नहीं देता। इसके पास एक तरह का रिमोट कंट्रोल है। हाँ। जिससे ये पूरे देश की आर्थिक धड़कन को नियंत्रित कर सकता है, और वो रिमोट कंट्रोल है ब्याज दरें। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, रिमोट कंट्रोल। ब्याज दरें ही तय करती हैं कि बाजार में पैसा कितनी आसानी से या मुश्किल से मिलेगा। कैसे? देखिए, जब केंद्रीय बैंक जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्याज दरें कम करता है तो लोन लेना सस्ता हो जाता है। एकदम। लोग घर गाड़ी खरीदने के लिए ज्यादा लोन लेते हैं, व्यापारी अपना कारोबार बढ़ाने के लिए ज्यादा कर्ज लेते हैं। मतलब बाजार में अचानक पैसों का बहाव बढ़ जाता है। हाँ, और जब कंपनियां देखती हैं कि लोग ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं तो वो ज्यादा सामान बनाती हैं, और ज्यादा सामान बनाने के लिए उन्हें ज्यादा लोगों को नौकरी पर रखना पड़ता है, जिससे रोजगार पैदा होता है और अर्थव्यवस्था तेजी से दौड़ने लगती है। लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट भी तो होगा। बिल्कुल होता है। हर अच्छी चीज की तरह इसका भी एक दूसरा पहलू है। जब बाजार में सबके पास ज्यादा पैसा आ जाता है और हर कोई सामान खरीदना चाहता है तो क्या होता है? चीजों की मांग बहुत बढ़ जाती है, और अगर मांग के हिसाब से उत्पादन न बढ़े तो दुकानदार और कंपनियां कीमतें बढ़ाना शुरू कर देती हैं। और यहीं से उस अदृश्य चोर का जन्म होता है जिसे हम महंगाई कहते हैं। इन्फ्लेशन। हाँ, ये हवा की तरह है, दिखती नहीं पर महसूस होती है। ये चुपके से हमारे पैसे की ताकत को कम कर देती है। जैसे मान लीजिए आज आपके पास 1,000 रुपए हैं। आप उससे 10 किलो बढ़िया चावल खरीद सकते हैं। लेकिन अगर अगले साल 10% महंगाई बढ़ गई
तो उन्हीं 1000 रुपए में आपको शायद सिर्फ 9 किलो चावल मिले। नोट वही है, पर उसकी खरीदने की ताकत, उसकी औकात कम हो गई। और महंगाई बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। एक होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मतलब मांग बढ़ने से पैदा हुई महंगाई। सही, जैसे त्योहारों के समय कपड़ों और मिठाइयों की कीमतें बढ़ जाती हैं। दूसरी होती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ये क्या है? यानी लागत बढ़ने से पैदा हुई महंगाई। जैसे अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम बढ़ जाए तो पेट्रोल डीजल महंगा हो जाता है। अच्छा, उससे माल ढुलाई महंगी होती है और फिर सब्जियों से लेकर साबुन तक हर चीज महंगी हो जाती है। तो इसे कंट्रोल कैसे किया जाता है? अगर अर्थव्यवस्था में पैसे का बहाव एक पानी के नल की तरह है और नल पूरी तरह खुला हो तो पानी तेजी से बहेगा और घर में बाढ़ आ सकती है। यहाँ पैसा पानी है और महंगाई वो बाढ़ है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। तो इस बाढ़ को रोकने के लिए आप नल को थोड़ा बंद करेंगे, है ना? और अर्थव्यवस्था में उस नल का हैंडल ही ब्याज दरें हैं। जब महंगाई रूपी बाढ़ काबू से बाहर होने लगती है तो रिजर्व बैंक ब्याज दरें बढ़ा देता है, जिससे लोन महंगा हो जाता है। हाँ, लोग घर और गाड़ी खरीदने की योजना टाल देते हैं, कंपनियां नए निवेश से बचती हैं, बाजार में पैसे का बहाव थोड़ा धीमा हो जाता है और धीरे धीरे चीजों की कीमतें स्थिर होने लगती हैं। ये एक कड़वी दवाई की तरह है जो रफ्तार को थोड़ा धीमा तो करती है लेकिन अर्थव्यवस्था को पटरी से उतरने से बचा लेती है। तो इसका हमारी बचत के लिए क्या मतलब है? जो पैसा हमने बैंक में रखा है, क्या वो सच में बढ़ रहा है? ये आज के दौर का सबसे जरूरी सवाल है और इसका जवाब वास्तविक ब्याज दर यानी रियल इंटरेस्ट रेट में छिपा है। ये क्या होता है? इसे समझना बहुत आसान है। इसका फॉर्मूला है वास्तविक ब्याज दर बराबर है बैंक से मिलने वाली ब्याज दर माइनस महंगाई की दर। एक मिनट, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मेरा बैंक मुझे मेरे फिक्स डिपॉजिट पर 5% का सालाना ब्याज दे रहा है। ठीक है, लेकिन उस साल देश में महंगाई 7% की दर से बढ़ी है। तो आपकी वास्तविक ब्याज दर हुई 5% माइनस 7%, यानी -2%। सही पकड़ा आपने। इसका मतलब है कि भले ही आपके खाते में 100 रुपए बढ़कर 105 रुपए हो गए हों, लेकिन जो चीज पिछले साल 100 रुपए की मिलती थी वो अब 107 रुपए की मिल रही है। तो मैं असल में और गरीब हो गई, मेरी खरीदने की क्षमता घट गई। और भारत में पिछले 1 दशक का डेटा देखें तो ये सच और भी कड़वा लगता है। ज्यादातर सालों में बैंकों के सेविंग्स अकाउंट और एफडी पर मिलने वाला ब्याज भी महंगाई दर को मात नहीं दे पाया है। ये तो चौंकाने वाली बात है। इसका सीधा मतलब है कि जो लोग अपने पैसे को सबसे सुरक्षित मानकर बैंक में रखते हैं वे अनजाने में हर साल धीरे धीरे और गरीब हो रहे हैं। और शायद यही वजह है कि समझदार लोग सिर्फ बैंक में पैसा रखने के अलावा दूसरे निवेश के विकल्प भी देखते हैं, जैसे सोना, जमीन या शेयर बाजार। बिल्कुल, क्योंकि वहां उन्हें उम्मीद होती है कि रिटर्न महंगाई दर से ज्यादा मिलेगा। बेशक वहां जोखिम भी ज्यादा होता है। हर निवेश का अपना जोखिम और इनाम है। हाँ, मेरे दादाजी अपनी सारी बचत एफडी में रखते थे और वो अपने समय में सही भी थे, क्योंकि तब एफडी पर ब्याज दरें 10-12% तक होती थी और महंगाई इतनी बड़ी चिंता नहीं थी। सही, लेकिन आज वही रणनीति अपनाने का मतलब है अपने पैसे को धीरे धीरे खत्म होते देखना। तो अगर हम इन सारी बातों को जोड़कर देखें तो बैंक, ब्याज और महंगाई एक त्रिकोण की तरह है। हाँ, एक ट्रायंगल। अगर आप एक कोने को हिलाते हैं तो बाकी दोनों कोनों पर असर पड़ता ही है। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन का खेल है। ये एक रस्सी पर चलने जैसा है। और दिलचस्प बात यह है कि थोड़ी बहुत महंगाई, जैसे 4 से 6%, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी मानी जाती है। हाँ, अच्छी मानी जाती है। ये इस बात का संकेत है कि बाजार में मांग है, लोग खरीदारी कर रहे हैं और कंपनियां उत्पादन कर रही हैं। ये बात सुनने में तो ठीक लगती है, लेकिन जो इंसान महीने के 20,000 रुपए कमाता है उसके लिए 6% महंगाई भी बजट बिगाड़ देती है। आपका सवाल बहुत जायज है और यही इस विषय का मानवीय पहलू है। क्योंकि सिद्धांतों में तो ठीक है, पर असल जिंदगी में महंगाई की सबसे ज्यादा मार तो गरीबों और मध्यम वर्ग पर ही पड़ती है। बिल्कुल, जिनकी एक तय आमदनी होती है, उनकी आय उतनी तेजी से नहीं बढ़ती जितनी तेजी से कीमतें बढ़ती हैं। इसीलिए इस संतुलन को बनाए रखना इतना जरूरी है। और इस पूरे खेल में बैंकों का खुद का स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है। बैंक तो इस पूरी प्रणाली का दिल है। वे अर्थव्यवस्था के शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की तरह हैं। अच्छा, जैसे खून शरीर के हर अंग तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, वैसे ही बैंक पैसे को हर उद्योग और हर घर तक पहुंचाते हैं। लेकिन इस सिस्टम में भी तो जोखिम होते होंगे। होते हैं, जैसे एनपीए या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जब बड़े बड़े व्यापारी या आम लोग लोन लेकर वापस नहीं चुकाते तो बैंक का वो पैसा फंस जाता है। हाँ,
और अगर ये समस्या बहुत बढ़ जाए तो बैंक कमजोर हो जाता है, वो आगे लोन देने से डरता है और पूरी अर्थव्यवस्था की गति धीमी पड़ जाती है। तो आज की इस पूरी चर्चा से जो मोटी मोटी बातें समझ में आईं, वो ये है कि बैंक सिर्फ पैसे रखने की जगह नहीं है। नहीं, वो अर्थव्यवस्था को चलाने वाले इंजन है। और ब्याज एक शक्तिशाली उपकरण है जिससे उस इंजन की गति को नियंत्रित किया जाता है। और महंगाई एक अदृश्य चुनौती है जिसे समझे बिना हम अपनी बचत को सही मायने में बढ़ा नहीं सकते। सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं है। आपने एकदम सही सारांश दिया। असली चुनौती ये है कि हम अपनी बचत को महंगाई से तेज दर पर कैसे बढ़ाएं। हमारे दादा परदादा कहते थे बचत ही सबसे बड़ा धन है। ये बात आज भी सच है, लेकिन इसमें कुछ जोड़ने की जरूरत है। हाँ, आज के समय में इस कहावत में एक लाइन और जोड़ने की जरूरत है, और उस बचत का समझदारी से निवेश करना उससे भी बड़ा धन है। क्योंकि तिजोरी में रखा पैसा अपनी कीमत खो देता है। बिल्कुल, लेकिन सही जगह लगाया गया पैसा ही असल में बढ़ता है और आपकी आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। तो आज हमने ये समझा कि बैंक, ब्याज और महंगाई का ये त्रिकोण हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे चलाता है। लेकिन अब एक सवाल भविष्य के लिए भी सोचना चाहिए। क्या? जब पैसे का रूप ही बदल रहा है, सब कुछ डिजिटल हो रहा है, यूपीआई से लेकर क्रिप्टो करेंसी जैसी नई चीजें आ रही हैं, तो क्या भविष्य के बैंक भी ऐसे ही होंगे जैसे आज हैं? बहुत अच्छा सवाल है। और अगर बैंक बदलेंगे तो क्या ब्याज और महंगाई से लड़ने के हमारे तरीके भी बदलेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।